स्वागत है आपका अरविंदो यूनिवर्सिटी के एक और हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशित भार्गव, जो कि एक सीनियर पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, जिन्होंने करीब 15 साल का अनुभव है। करीब 4000 से अधिक पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर भार्गव ने MCH CTVS की ट्रेनिंग GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ली है और पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की एडवांस ट्रेनिंग श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस रायपुर से प्राप्त की है, जो पूरे देश में कॉन्जेनाइटल हार्ट केयर के लिए मशहूर है। सो वेलकम डॉक्टर निशित भार्गव टू अवर शो। थैंक यू हिमांशु, इट्स अ प्लेजर। सो डॉक्टर निशित भार्गव, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ हैं, ये होती क्या है और ये कब लोगों को पता चलता है कि ऐसा है? तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ मतलब पैदाइशी हार्ट डिसीज़ है, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उनको ये परेशानी रहती है। और इस चीज़ का यूजुअली पता हमें टारगेट स्कैन में भी, जब बच्चा पेट में रहता है तभी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में मिलती है, कई बार ऐसे बड़े भी हमारे पास आते हैं जिनको कुछ साल निकल चुके होते हैं, 20-25 साल, और तब तक उनको कुछ पता नहीं चला रहता है। लेकिन ये चीज़ें पैदाइशी हैं, जिस दिन वो पैदा हुए थे तब से उनके हार्ट में ये प्रॉब्लम बनी हुई। अच्छा, इंडिया में हर साल कितने बच्चे दिल की पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा होते हैं? करीबन 9 हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें से 9 बच्चे ऐसा रहते हैं जिनको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। इनमें से कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इमीडिएटली इंटरवेंशन की ज़रूरत रहती है, कुछ ऐसी हैं जिनको हम फॉलोअप में रख सकते हैं, कुछ अपने आप भी ठीक हो जाती हैं, और मोस्टली जो सर्जरीज़ की रिक्वायर्ड होती है वो पहले साल में उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये इंसिडेंस को हम ओवरऑल बोलें तो हर साल हमारे देश में करीबन 2 लाख बच्चे पैदा होते हैं जिनको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसको किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत होती है। और जो ओवरऑल प्रेवलेंस बोले, मतलब कि आज हमारे देश में कितने मरीज हैं, हार्ट के बच्चे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका आज तक इलाज नहीं हुआ है, तो वो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट है उसकी जितनी पॉपुलेशन है उतने हमारे पूरे शहर में, पूरे देश में बच्चे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का इलाज आज तक नहीं मिला है। तो इट इज़ दैट बिग अ प्रॉब्लम। अच्छा, पेरेंट्स को कौन कौन से साइंस पर अलर्ट होना चाहिए और कैसे पहचान कर सकते हैं कि बच्चे में किसी तरीके की दिल की प्रॉब्लम है या नहीं है? तो आजकल काफ़ी अच्छे टारगेट स्कैन्स होते हैं, जो बच्चा जब माँ 20 वीक प्रेग्नेंट होती है तब उनके टारगेट स्कैन होते हैं। अगर कई अच्छे से टारगेट स्कैन हुआ है तो मोस्टली उसमें हमें पता चल जाता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन आज की तारीख में कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो अभी प्रेग्नेंट ही हैं, और वो हमसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम निकली, आगे क्या होना है। बट फिर भी एक मेजॉरिटी क्राउड है जिनको ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स उनमें यूजुअली देखी जाती हैं। एक होता है कि वो उनको सांस तेज चलती है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो उनको पसीना आता है और उनका वजन बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ है जिसको हम एसाइनोटिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल रहती है लेकिन बच्चे के फेफड़े में खून का बहाव ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बार बार निमोनिया होता है, वजन नहीं बढ़ता है, दूध पीता है, पसीना आता है। जो दूसरा स्पेक्ट्रम है जिसको हम साइनोटिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, उसमें बच्चे के ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अगर उसका हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने जाएंगे तो किसी का 60%, किसी का 70% रहता है। उनकी उंगलियां, होंठ सब नीले रहते हैं। जब बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो ये नीलापन इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से, उनके ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बेहोश तक हो जाते हैं। उसको हम साइनोटिक स्पेल बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये 2 स्पेक्ट्रम है, एक एसाइनोटिक का जहाँ सांस चलना, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना, निमोनिया होना है, और दूसरा स्पेक्ट्रम है जो कि साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है, जहाँ पे बच्चे नीले रहते हैं, वो ज़्यादा रोते हैं तो और नीले पड़ जाते हैं, कई बार बेहोश हो जाते हैं, कई बार उसकी वजह से झटके आते हैं उन्हें। ये सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली देखी जाती है। सो डॉक्टर भार्गव, मेरा अगला सवाल है कि आज के टाइम में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट कितना एडवांस हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की हार्ट की जो सर्जरी है ये बहुत नई फील्ड है मेडिकल फील्ड में। पिछले 30-40 साल में ही ये बच्चों की हार्ट सर्जरीज होनी चालू हुई हैं। उसके पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि अच्छे से हार्ट की सर्जरी हो पाती थी। लेकिन पिछले 30 से 40 साल में थिंग्स हैव बिकम अमेजिंगली वेल। आज चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट इतने बेहतर हो चुके हैं कि आज हम अगर ज़्यादा बोलें तो जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं
उसमें भी लेस देन 5% मोर्टालिटी है। मतलब कि अगर हमने 100 बच्चों का ऑपरेशन किया है तो 95 बच्चे उनमें से बहुत अच्छे होके और घर जाते हैं। सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जान को खतरा होता है, वो उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये मैं कॉम्प्लेक्स बीमारी की बात कर रहा हूँ। जो सिंपल, जो हम नॉर्मली सुनते हैं, दिल में छेद है, कहीं पे रुकावट है, ये तो सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें आज की तारीख में हार्डली कोई मोर्टालिटी है, लेस देन 1% मोर्टालिटी। मतलब कि 100 बच्चों में से 99% बच्चे बिल्कुल अच्छे होकर घर जाते हैं, जिनको आगे के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर दिल का ऑपरेशन हुआ है तो ये मतलब एक लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म बीमारी है, बच्चों का बाद में भी ध्यान रखना है, खेलने नहीं देते, कुछ काम नहीं करने देते, तो ये कहाँ तक सत्य है ये मिथ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मेजॉरिटी जो डिसीज़ेज़ हैं, जैसे ASD हो गया, VSD हो गया, टॉफ हो गया, जो कॉमन डिसीज़ेज़ हैं हार्ट की, उनमें एक बार बच्चों का सही टाइम पे इलाज हो गया तो आगे उनके लिए कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते। वो अपने जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं उनके जैसे खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अवॉइड करने को बोलते हैं, पर अदरवाइज़ उसके अलावा उनकी लाइफ इज़ एज़ गुड एज़ अ नॉर्मल चाइल्ड। तो ये एक दिमाग में जो जनरल क्राउड के है कि हार्ट की बीमारी है तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज कैसे कराएंगे, और इलाज करा भी लिया तो क्या फ़ायदा, वो बिल्कुल गलत है। बच्चे एक बार जब उनका इलाज हो जाता है, उसके आगे वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। अच्छा, जो बहुत सारे बच्चे हैं, कि सभी बच्चों की जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ओपन हार्ट सर्जरी ही करनी चाहिए या कोई और ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है? नहीं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर 1000 बच्चों में 9 बच्चों को हार्ट की बीमारी निकलती है। अब हर बीमारी को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो छोटी होती हैं, कहीं छोटे छेद हैं वो कई बार अपने आप बंद हो जाते हैं, कुछ वॉल की थोड़ी बहुत रुकावट है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, पर ये बहुत ही एक स्मॉल प्रपोर्शन है। मेजॉरिटी जो बच्चे रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की इलाज की ज़रूरत रहती है। जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां रहती हैं उनको तो पहले 6 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन की मोस्टली ज़रूरत रहती है। कुछ ऐसे हैं जिनको नॉन मतलब इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे कि डिवाइस क्लोजर या बलूनिंग से भी काम होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बोला जाए तो 100 में से 70 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ऑपरेशन की नीड रहती है और जिनको सर्जरी ही एक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है। इसमें कुछ जेनेटिक से भी रिलेटेड कुछ है कि जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर प्रीवियसली है उन बच्चों को संभावना ज़्यादा है? तो हार्ट की बीमारी में अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमको एग्जैक्ट कॉजेज़ नहीं पता है कि क्यों होती हैं। मल्टी फैक्टोरियल बोला जाता है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनमें ये मिलता है। पर हाँ, डेफिनेटली कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें एक AV कैनाल करके बीमारी होती है, वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से अगर प्रेगनेंसी में ली जाए तो उससे कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। हमारे यहाँ पे क्योंकि ये लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में देखा जाता है तो ये मान्यता है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से हार्ट की डिसीज़ेस होती हैं। लेकिन एक पिन पॉइंट अगर कोई चीज़ बोलनी रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। तो जैसे जो क्वेश्चन है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ट्रीटमेंट का क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं? लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या इंश्योरेंस सेक्टर, कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में? तो जैसा मैंने बताया कि ये डिसीज़ सबसे कॉमनली लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में मिलती है, मतलब गरीब बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और ऑब्वियसली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये गरीब बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो इलाज भी महंगा होता है। तो मोस्टली पहले के ज़माने में बच्चों का इलाज इसीलिए नहीं कराया जाता था क्योंकि उनको लगता था, घर वालों को लगता था कि ये बहुत महंगा इलाज है, इसको कैसे हम अपना ज़मीन बेच के, घर बेच के कैसे कराएंगे। यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले एक RBSK करके स्कीम चलती थी, अभी भी है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों में आयुष्मान स्कीम आई है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं। इन्हीं स्कीम्स के चलते आज की तारीख में जितने हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, आई वुड से कि ऑलमोस्ट 60 to 70% जो बच्चों की हार्ट की सर्जरी हो रही हैं वो इन स्कीम्स की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर ये नहीं होती स्कीम्स तो मुझे नहीं लगता कि जितने फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अफोर्ड कर पाती। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा इलाज है, लेकिन एक पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास या पुअर क्लास के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि शायद वो कभी नहीं कर पाते। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं बच्चों की और उनकी फैमिलीज़ की।
अच्छा, आपके अब तक के एक्सपीरियंस में कोई आपको ऐसी स्टोरी मिली जिसमें आप हमको शेयर करना चाहें, जो बच्चा अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा हो? ऐसे आइडियली तो बहुत केस हैं, बहुत मल्टीपल केसेस हैं, पर जो एक मुझे रिसेंटली अभी दिमाग में आता है, वो हमने एक एक दिन का बच्चा था, उसको एक हार्ट ब्लॉक करके प्रॉब्लम थी। उसको हमने हार्ट रेट 30-40 का चल रहा था, जो कि कॉम्पैटिबल नहीं है लाइफ के साथ। तो उसको हमने बहुत मेहनत करके, इंदौर में हमारे पास पेसमेकर भी अवेलेबल नहीं था, उसकी लीड्स भी अवेलेबल नहीं थी। स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं हार्डवेयर जो बहुत कम यूज़ होता है, तो हम बहुत कम मिलता है। उसको हमने स्पेसिफिकली मंगवाया बाहर से, 24 घंटे किसी भी तरह उस बच्चे को हमने रखा, और फिर इवेंचुअली वी वर एबल टू डू पेसमेकर इम्प्लांटेशन। और आज उस चीज़ को आई थिंक 6-7 साल हो गए हैं, और वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और जब भी वो ओपीडी में आता है तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल बेसिक सी बीमारी थी, सिर्फ हार्ट रेट कम था, उसको किसी प्रकार से हम लोग ने कोशिश करके कुछ इलाज कर पाए, जो कि जिसकी वजह से आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल एक्टिव है। ये बहुत अच्छी बात है, बट जो आपने बोला कि 1 महीने का बच्चा, एक दिन का बच्चा। एक दिन का बच्चा, तो जब एक दिन के बच्चे को तो लोग गोद में भी नहीं ले पाते हैं, डरते हैं गोद में लेने से, और आपने एक दिन के बच्चे को ऑपरेट किया, तो मतलब इसमें टाइम कितना आपका लगता है सर्जरी में, एक अमूमन एक किसी भी सर्जरी में? ये जो छोटे बच्चों की सर्जरी होती है, नियोनेटल सर्जरीज जिनको बोलते हैं, जो कि 1 महीने से छोटे बच्चों की सर्जरी होती है, उनमें हमको एक्चुअली काफ़ी टाइम लगता है, 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं सर्जरी में। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, पर रिवॉर्डिंग सर्जरीज भी होती हैं। अगर ये ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको अगर हमने तब ऑपरेशन नहीं किया, तो उनका कोई चांस नहीं है सर्वाइव करने का। लेकिन अगर वो इस सर्जरी और इस प्रोसेस के थ्रू जब निकल जाते हैं उससे, तो दे बिकम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल। तो इट इज़ रिवॉर्डिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, पर जब यही बच्चे हमारे पास बाद में ओपीडी में आते हैं, तो उनको देख के उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, पेरेंट्स कभी कभी जब डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करता है कि आपके बच्चे में इस तरीके की डिसीज़ है, तो वो काफ़ी डर जाते हैं, और नॉर्मल प्रॉब्लम में कई बार वो डिले कर जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को ट्रीटमेंट में डिले कर देते हैं, पैसे की वजह से या किसी भी रीज़न से, मतलब डिले क्यों नहीं करना चाहिए? आई थिंक आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में ये बीमारी रहती है, उनके पास पैसा नहीं रहता, उनके पास नॉलेज नहीं रहती। पैसे में तो फिर भी गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करी भी है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके अंडर वो फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि उनके बच्चे को ये बीमारी है और उसके इलाज की ज़रूरत है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। उनको समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। उनको दिखता है सामने कि बच्चा नीला है, बच्चे की सांस तेज चल रही है, बच्चे को 10 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस ये रहता है कि मेरे को मेरे घर वाले ने बोल दिया है, या मेरे को किसी गांव के डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसका इलाज कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, इतना छोटा सा बच्चा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए आज की तारीख में, कि उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हाँ यही बीमारी है और ये उसका टाइम है सर्जरी का, आपको आके सर्जरी करवा लेनी चाहिए। आज भी इतने बच्चे हम देखते हैं जिनको हमने 5 साल पहले एडवाइस किया था कि आपको सर्जरी की नीड है, और अब वो हमारे पास आते हैं फॉलोअप में और ऑपरेशन नहीं कराया, और ऑब्वियसली ये डर के कि क्या हो जाएगा इसको, इसमें रिस्क है, और आज उनका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है ना। उनका अब लंग के प्रेशर्स और लंग डैमेज इतना हो चुका रहता है कि अब आगे उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये वो अनफॉर्चुनेट किड्स हैं जिनके माँ बाप की प्रॉब्लम, माँ बाप के लैक ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चे सफ़र करते हैं, जिनको ऑब्वियसली कुछ नहीं समझ में आता, पर जब तक वो बड़े होते हैं तब तक ऑलरेडी डैमेज पूरा हो चुका होता है। एक बार सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद की लाइफ कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है वो? इसका स्कूल, स्पोर्ट्स, मैरिड लाइफ में कोई भी इफेक्ट आएगा? तो मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चों की हार्ट की डिसीज़ रहती है, उसमें आगे की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उसमें ना आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आती है, ना इंटेलेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही ये मैरिज या आगे की लाइफ लीड करने में कोई प्रॉब्लम आती है। कुछ अनफॉर्चुनेटली डिसीज़ेज़ ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल सर्जरीज़ की नीड होती है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिसीज़ ऐसी हैं जिनमें आगे बच्चे को बस 1 साल में इको के फॉलोअप की ज़रूरत रहती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
ना कोई दवाइयाँ चलती हैं, एंड दे आर एज गुड एज देयर पीयर ग्रुप, मतलब अपने बाकी बच्चों के साथ जैसे ही हैं बिल्कुल। कि आजकल के पेरेंट्स के लिए अगर हम एक छोटे से में एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा जो हर माँ बाप तक पहुंचना चाहिए? आई थिंक जितना नॉलेज आपका रहेगा चीज़ों के बारे में उतना आपको इजी रहेगा चीज़ें समझने में। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें प्रमोट होती हैं, कुछ सही कुछ गलत। तो थोड़ा चीज़ों के बारे में पढ़ें। अगर जैसे आपको पता चला है, आपके डॉक्टर ने बताया है कि भाई आपके बच्चे के हार्ट में छेद है, तो आप डरने के अलावा उसको एक बार थोड़ा पढ़ें। गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल रहती हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। तो पढ़ें कि क्या बीमारी होती है, उससे क्या दिक्कत होती है, उसका क्या इलाज होता है। और कई हमारे पीयर ग्रुप बने हुए हैं जो कि जिन बच्चों की हमने हार्ट सर्जरीज करी हुई हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो कई बार हेल्प करते हैं दूसरों को ये समझने में कि इन चीज़ों में डरने की बात नहीं है और आगे के लिए लाइफ कैसी रहती है उनको उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। आई थिंक नोइंग थिंग्स एंड गोइंग फॉर इट इज़ अ बेटर वे। तो थैंक यू डॉक्टर भार्गव, आज Thank की you. इंसाइट्स के लिए आपने टाइम निकाल के इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सबके जीवन में एक अच्छा मोड़ लाएगी। जो पेरेंट्स अभी बनने वाले हैं या बन चुके हैं उनके काफ़ी काम आएगा। अगर आपके किसी भी घर में या किसी के भी बच्चे में इस टाइप के कोई भी साइंस सिम्टम्स हैं तो उसको अवॉइड ना करें, डॉक्टर को दिखाएं और उसका सही समय पर ट्रीटमेंट लें। और आज के एपिसोड को यहीं पर हम विराम देंगे। धन्यवाद। शेरविंद्र यूनिवर्सिटी में बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।